हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं। लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ाने में मैं फिर से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। लाइन बाय लाइन में अगला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, फिर से हो जाओ तैयार और अब पढ़ेंगे क्या? मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो रेडी? मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम टू वेज में समझ सकते हैं। उसमें से पहला है SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे S, न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है, हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी मोलिकुलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पढ़ा है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट होती है तो हम उसे बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी एक ही सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे तो उसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यही चीज अपने को यहां पे समझना है। बाईमोलिकुलर है, न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, और क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब यहां पर कुछ लाइन में आपको एनसीईआरटी की डिटेल में पढ़ करके समझाता हूं। द रिएक्शन बिटवीन द CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जो मैंने पहले लिखा था, टू यील्ड द मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयंस फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। किसको फॉलो करते हैं? सेकेंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। ये लाइन बहुत ही मास्टर ब्लास्टर, इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूं, ट्रिपल अंडरलाइन कर देता हूं। बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों के कंसंट्रेशन पर। कौन से दो के कंसंट्रेशन पर? एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के कंसंट्रेशन पर ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। हम लिखते थे रेट इज इक्वल टू K इंटू कौन सा? मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना इसका। तो 1 + 1 के लिए 2, तो इसका जो रेट होता था वो कैसा होता था? सेकेंड ऑर्डर होता था। इन द सेम वे यहां पर रिएक्टेंट कौन? OH माइनस है जो कि अटैकिंग रिएजेंट है, और रिएक्टेंट कौन? CH3Cl। इन दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगी, और इसीलिए हम इसको बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। इधर से पढ़ लेते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर बोल देते हैं। ओके, अब आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना याद होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव को हम 3D में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको 3D में प्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। यहां पर सेंटर में कार्बन, यहां पर सेंटर में यहां पे कार्बन, ये यहां पे क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये एक प्लेन में प्रेजेंट है। मतलब हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ये वाला जो है ना ऐसा वेज लाइन, सॉलिड वेज लाइन, ये ऑब्जर्वर की साइड है, और जो ये डैश लाइन आप देख रहे हो, डैश वेज, ये ऑब्जर्वर से अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं और ये डायग्राम मुझे बोर्ड पे दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो मेरी तरफ कौन है? ये है सॉलिड वेज। नीचे की तरफ बोर्ड के अंदर की साइड कौन है? ये वेज है।
और ये और ये क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन सेम प्लेन पे हैं। अब मान लो इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, OH माइनस आयन ने अटैक किया, तो OH माइनस आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो कहां से अटैक करे, तो उसने अटैक किया तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन बन गई। यानी कि वो कंडीशन जब OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन, जो कि लीविंग ग्रुप है, Cl क्या है, लीविंग ग्रुप है, दोनों साथ साथ कार्बन के साथ जुड़े रहेंगे पैरेलल। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों बराबरी की जोड़ीदारी, दोनों जुड़े रहेंगे। उसको हमने ऐसी डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये वाला जो डैश बेस है आपके नीचे की तरफ है, ये वाला सॉलिड बेस आपकी तरफ है। H और Cl प्लेन में प्रेजेंट थे, लेकिन OH के आने से इसमें यहाँ के एंगल में तो कोई चेंज आप देखो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर आकर के एक OH ने यहां पर आकर के अटैक कर दिया और ये सामने जाकर के जुड़ गया। तो अब दोनों की प्रॉब्लम हो गई। अब Cl माइनस आयन लीविंग ग्रुप है, OH माइनस आयन अटैकिंग ग्रुप है, और उसने पूरे रिएक्टेंट के बैक साइड से अटैक कर दिया है। कहां से, पीछे तरफ से अटैक कर दिया है। क्यों पीछे साइड से, क्यों, क्योंकि सामने जो Cl है ना वो बल्की ग्रुप है, हैवी ग्रुप है, उसके ऑर्बिटल का एक्सटेंशन p ऑर्बिटल का ज्यादा है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन होने के कारण वो सामने से अटैक नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर खुद पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, Cl माइनस पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेंस है। तो क्लोरीन की तरफ तो OH माइनस अटैक करेगा नहीं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, दूर भागेगा। तो कहां से अटैक कर दिया उसने, बैक साइड से अटैक कर दिया, दुश्मनों की तरह, है ना, ऐसे। अब क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट बना, इसकी एक प्रॉब्लम हो गई कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो 4 की जगह आपने कितने बॉन्ड लगा दिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड लगा दिए। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा किसके जैसी मिलती जुलती हो गई कि A, और कौन, अगर आप 5 बनाओ तो यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर ट्राइगोन जैसा बन गया, फिर यहां पे और यहां पे ये पिरामिडल बन गया। तो ये थोड़ी ऐसी स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोन जैसी बन जाती है, और ये इंटरमीडिएट फेज है। बाद में जब Cl माइनस आयन यहां से अलग होगा, जैसे यहां पे हो गया, तो आप देखो इस H की पोजीशन वही है, कार्बन की पोजीशन वही है, इस H की भी पोजीशन यही है, लेकिन जो बैक साइड यानी कि बोर्ड के अंदर साइड जो ऑब्जर्वर से अपोजिट में हाइड्रोजन था, वो घूम करके कहां चला गया है, यहां पर देखो, ये घूम करके यहां पे चला गया। तो OH माइनस आयन ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, लेकिन जो पहले से H है, जो लाइट मॉलिक्यूलर है, वो कैसा हो गया, अपने एंगल को यहां से ऐसा पीछे साइड से चेंज करके अपने आप को यहां पे अरेंज कर लिया। तो ये एंगल जो चेंज किया इसने, वो कितने का किया, 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा का चेंज किया, कम से नहीं किया, है ना। और अपनी पोजीशन को इसने यहां पे बना लिया, यानी जो ऑब्जर्वर के साइड में पीछे की तरफ था वो अब सामने इधर आ गया है, तो ऑब्जर्वर के अपोजिट में ही, लेकिन इस साइड में आ गया जहां पे कौन था, पहले Cl था, उसकी पोजीशन को किसने ले लिया, H को ले लिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो OH माइनस आयन जहां पे अटैक करता है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, लेकिन जो H पहले से जुड़ा हुआ है अपने एंगल को चेंज करके यहां पे ले आता है। यही बात यहां पे लिखी है कि सॉलिड बेस लाइन क्या है वो हम थोड़ा समझ चुके हैं, इसलिए बार बार इस पॉइंट को हम यहां पे रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां पर डायग्रामेटिकली हम यहां पर इस पॉइंट को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड कि ये कौन है, ये OH माइनस आयन है, ठीक है, और ये कौन है, लीविंग ग्रुप है, ये Cl है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। 3D डायग्राम है एक्चुअली ये। OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे Cl भी है और दोनों हट गए, Cl हट गया, यहां से OH जुड़ गया और इसका जो H है घूम करके यहां पे आ गया। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे रेड बॉल रिप्रेजेंट्स द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड द ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग हैलाइड आयन, ये आउटगोइंग हैलाइड आयन, ठीक है ना। अब इस बात को 1937 में एडवर्ड डिवाइस ह्यूजेस एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने इस मैकेनिज्म को प्रपोज किया, SN2 मैकेनिज्म को।
इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको रीड कर देता हूं और समझा भी देता हूं। तो प्यारे बच्चों देखना, इट डिपिक्ट्स अ बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट्स विद द एल्काइल हैलाइड, वो एल्काइल हैलाइड के साथ इंटरैक्ट करता है, एल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, कॉजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक। इसका मतलब कि कार्बन और ये यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे H और S था, तो जब ये अटैक करेगा यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो क्या होगा, Cl के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यही बात यहाँ पे, कॉजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में फिर एक बॉन्ड बन जाएगा। हियर इट इज CO बॉन्ड formed between the carbon and OH. These two process takes place simultaneously. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों, डबल अंडरलाइन कर दूं ऐसा, ये डबल अंडरलाइन का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं, एक का अटैक करना दूसरे का हटना, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, दोनों सेम टाइम पे ये प्रोसेस होती है। तो साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप में होती हैं, और नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इसमें कोई इंटरमीडिएट फेज नहीं होती, यानी कि SN2 में कोई इंटरमीडिएट फेज नहीं बनेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस and the bond between the incoming and nucleophile and the carbon atom starts forming, the bond between the carbon atom and the leaving group weakens. तो कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, यानी C और Cl, H और H। तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड धीरे 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 कमजोर होता जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो यहां से भागता जाएगा, इधर चला जाएगा। In the transition state, all the 3 carbon hydrogen bonds are in the same plane. बहुत बढ़िया पॉइंट कि ये जो है ना, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ट्रांजिशन फेज में कैसे हो जाते हैं, इस तरह से C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर हो जाता है Cl, और यहाँ पे हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये बात है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो ये जो है ना एकदम प्लेन में आ जाते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, कब, ट्रांजिशन फेज में ये प्लेन में चला जाता है। एंड द अटैकिंग एंड द लीविंग न्यूक्लियोफाइल्स आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन। ये दोनों पार्शियली अटैच हो जाते हैं, कौन, लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस क्लोजर टू द कार्बन, CH bonds still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to the carbon and the leaving group leaves the carbon. तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं होगी, उसमें मूवमेंट शुरू रहता है, वो अपने आप जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, Cl लीव करेगा और H में मूवमेंट शुरू हो जाएगा और अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। ओके, एज अ रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड, तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा, हाँ, क्योंकि H घूम करके यहां पे आ गया। द कॉन्फ़िगरेशन of carbon atom under attack inverts in much the same way as the umbrella is turned inside out when caught in the strong wind. ये बात वैसी ही हो जाती है कि जैसे अटैकिंग रीजन ने अटैक किया, हाइड्रोजन यहां से मूव करके यहां पहुंच जाएगा। कैसे, जैसे हम बारिश के दिनों में अम्ब्रेला लेके जाते हैं, तो यहां से अम्ब्रेला की छतरी यहां से फैल करके ऊपर चली जाती है, ऐसे ही ये भी अपनी पोजीशन को हाइड्रोजन यहां पर चेंज कर लेता है। ओके, एज अ रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड, ये हमने आपको समझा दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल
एंड द आउटगोइंग लीविंग ग्रुप, दोनों के साथ वो बॉन्डेड रहता है कार्बन। सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। आप बोलोगे सर ये अगर बनता है तो इस मॉलिक्यूल को अलग करो, दिखाओ कैसा है, पर आप नहीं कर पाओगे उसको अलग, क्योंकि ये मैकेनिज्म है। Thus, in the transition state, carbon is simultaneously bonded to 5 atoms. बात समझ में आई ना? कैसे 5? 1, 2, 3, 4 और एक 5 कौन? न्यूक्लियोफाइल। 5 के साथ साइमल्टेनियसली बॉन्डेड रहता है। और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, इसीलिए इसमें किसी ना किसी लीविंग ग्रुप को यहां से छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो पहले तो यहां पर एक पॉइंट समझ लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब आप यहां पे देखो, जैसे ये Cl लीविंग ग्रुप है, यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे I है और यहां पे H है। अब इसको अगर आप मिरर में देखो तो ये कैसा दिखेगा? ये यहां पे और ये H उधर, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनहेंसियोमर्स हो गए। अब पढ़ते हैं एक पॉइंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्फिगरेशन कहते हैं। किस चीज को? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी कोई भी, अराउंड द कार्बन इज कॉल्ड द कॉन्फिगरेशन। सी द स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बिलो केयरफुल। ये स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। यहाँ पे आपने मिरर लगाया, तो मिरर लगाने पर ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है? ब्रोमीन ने पोजीशन चेंज किया नहीं, Cl इधर दिखेगा मिरर इमेज में, H यहां पर और Cl यहां पर, H यहां पे आ गया घूम करके, ठीक है ना? अब आप इसको मिरर में देख रहे हो। दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम कंपाउंड, दे डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन। स्ट्रक्चर A is the mirror image of the structure B. We say the configuration of the carbon in the structure A is mirror image of the configuration of the carbon in the structure B. दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है ना? अब अगला पॉइंट है, since the reaction requires the approach of the nucleophile, the carbon bearing the leaving group, the presence of the bulky substituents on or near the carbon, या तो कार्बन पे या तो कार्बन के नियर, हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। उन पर क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से वो बल्की ग्रुप क्या करता है? रोकता है। सिंपल अल्काइल हाइड, मिथाइल हैलाइड रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली इन द SN2 reactions because these are only the 3 small hydrogen atoms. Tertiary halides are the least reactive because bulky group hinders the approaching nucleophile. कैसे? मान लो आपने यहां पर Cl ऐसा लिया, यहां पर आपने CH3, यहां पर आपने CH3 और यहां पर आपने CH3 लिया। अब यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां पे अटैक करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बल्कि CH3 ग्रुप है। अगर यहाँ पे H हो तो वो छोटा एटम है, लेकिन CH3 तो C फिर H तो एक हैवी ग्रुप हो गया। यहाँ भी तो ये हैवी ग्रुप इसको अटैक नहीं करने देगा इधर से, है ना? रोकेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट इट इज कॉल्ड? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो Cl माइनस आयन यहां से लीव कर सकता है अब, और रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। और इस तरह में अगर हम देखें तो SN2 रिएक्शंस के लिए जो हमने अभी पढ़ा, SN2 रिएक्शंस के लिए सबसे बेस्ट जो कॉन्फ़िगर है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और बाद में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यानी कि सबसे सुटेबल जो कंडीशन है SN2 मैकेनिज्म के लिए वो कौन है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे। ओके, और यही चीज SN1 आने वाले पर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो एक लाइन यहां पर NCERT ने इसको लेकर के बहुत जोरदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी H और X जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अगर 30। तो यहां पर अगर आपने CH3 ग्रुप लिया तो देखो कितना बल्की हो गया, तो इथाइल 1, 2 मिथाइल लिया तो 0.02, और अगर आपने 3 एल्काइल ग्रुप ले लिया यानी टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो 0, यानी कि
30 से सीधे देखो 1, अगर यहाँ पर 30 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ 0.02 बनाएंगे और यहाँ एक भी नहीं बनाएगा। यानी कि जो फास्टेस्ट रिएक्शन है वो कौन शो करता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। और जो सबसे इजी लिविंग ग्रुप है वो कौन है, आप यहां पर इसको भी ध्यान रखना कि अगर आपके पास CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I है तो सबसे बेस्ट जो लिविंग ग्रुप होगा, सबसे बेस्ट जो लिविंग ग्रुप होगा वो आयोडीन होगा। यानी कि आयोडाइड और फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और सबसे लास्ट में फ्लोराइड डिस्प्लेसमेंट के नंबर में आगे आते हैं। और अगर हम एल्काइल ग्रुप में देखें तो सबसे बेस्ट जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा वो कौन करेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे। तब आपको ये पहचानना जरूरी है प्यारे बच्चों कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन है, कौन एरोमेटिक है, जिसका क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म SN1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर। वंदे मातरम।